अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है और वाइब टेलीविज़न का नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप फ़ोन करके मुझसे या मेरे मेहमान से कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी आपके सवाल का जवाब देने की। नाज़रीन, आज का मौजू हमारे पिछले हफ्ते के मौजू से ही वाबस्ता है। एक बहुत अहम चीज़, एक बहुत अहम सेहत का पहलू जिससे हर घर किसी न किसी वक्त मुतासर होता है और जो हमारे माशरे के अंदर अक्सर लोगों के लिए तकलीफ़ और नुकसान का बायस बनता है, और वो है जल जाना। चाहे वो आग से, चूल्हे की आग से जलें या जलते हुए तेल से जलें या भाप से जलें या कि किसी केमिकल से जलें काम पे या घर पे। तो इसके बहुत मुज़िर जिस्मानी और जहनी असरात होते हैं। तो इस पे हमने सोचा कि आज कुछ गुफ्तगू करें और इस गुफ्तगू के लिए इस शोबे के एक माहिर को, जिनको हमने दावत दी है, वो कराची के एक लीडिंग प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन हैं, डॉक्टर शहाब अफजल बेग साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे आने का। डॉक्टर साहब का बड़ा नाम है शहर में, एंड ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल who is a trained plastic surgeon in पाकिस्तान, और प्लास्टिक सर्जरी के अंदर भी महारत के अलावा डिग्रीज भी रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जल जाने का जो किस्सा होता है, पिछले हफ्ते भी कुछ इस पे आपसे बात हो रही थी, बड़ी तकलीफ़ का और बड़ी अजियत का बायस बनता है। और कुछ नाजरीन के लिए, अगर उन्होंने ना देखा हो, कुछ ज़रा एक दो चीज़ें मैं दोहराना चाह रहा था। जैसे आपने कहा कि इसमें बच्चे, बूढ़े सभी मुतासर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स जो आप देखते हैं वो बच्चे और हाउसवाइफ्स होते हैं, अगर डोमेस्टिक बर्न्स हैं, और अगर इसके अलावा ऑक्यूपेशनल अगर हैं कि किसी को काम के ऊपर किसी चीज़ से जिस्म या जिल्द उनकी जल जाए। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो है वो हर किस्म के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल बर्न भी हो सकता है, रेडिएशन बर्न भी हो सकता है और फ्लेम बर्न भी हो सकता है। केमिकल बर्न वो होता है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ में एसिड्स, एल्कलीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह की चीज़ें, तेज़ाब के किस्म की इस्तेमाल होती हैं, या आम ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, या आम जो ब्लीच होता है जिससे कि ये सेरेमिक्स वॉश करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, उससे भी बड़े सीरियस बर्न्स हो सकते हैं। दूसरे ये है कि इन चीज़ों से एक्सीडेंटल बर्न्स भी हो सकते हैं। लोग जो हैं वो ब्लीच लाए और उसको किसी दूसरी बोतल में, कोक की बोतल में या 7 अप की बोतल में डाल करके रख दिया, और छोटे बच्चे आए, उन्होंने देखा कि ये पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उठा करके पीने की कोशिश की, कोक समझ के उसको पीने की कोशिश की। इसी तरह से मेटल इंडस्ट्री में, जहाँ पे कि चीज़ें जो हैं वो 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्म की जाती हैं, माजरत के साथ हमारे यहाँ प्रोटेक्टिव गियर इस्तेमाल होता नहीं है, और जो वर्कर्स हैं उनको बग़ैर किसी प्रोटेक्टिव गियर के काम करना पड़ता है। ज़रा सा भी चीज़ कोई आगे पीछे होती है तो उसकी वजह से वो कॉन्टैक्ट बर्न हो जाते हैं। तीसरे ये है कि कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी मे बिलीव, जैसे कि रेडिएशन बर्न है, जिसको कि सन बर्न भी कहते हैं। सन बर्न जो है इज़ मोर कॉमन देन वी बिलीव, और लोग जो हैं वो सुबह से शाम तक बीच पे चले गए या कुछ और हो गया, और उसके बाद जो है वो पूरी स्किन जो है वो सन बर्न हो गई, तो ये भी एक सीरियस और फेटल सिचुएशन बन जाती है। इसी तरह से जो है जैसे पिछली दफ़ा आपने जिक्र किया था कि आम रोड पे गाड़ी बंद हुई तो पहला काम ये करते हैं कि रेडिएटर खोल करके देखते हैं। रेडिएटर का उस वक्त प्रेशर काफ़ी होता है और पानी स्प्लैश करता है, पूरा मुंह के ऊपर आ जाता है। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें, गैस लीक हो रही है, नाकिस पाइपिंग लगी हुई है, प्लास्टिक के पाइप लगे हुए हैं जो कि 1-2 साल में उसका जॉइंट्स का सोल्यूशन लूज़ हो जाता है, वहाँ से गैस लीक होनी शुरू हो जाती है, और ज़रा सा भी फ्लेम बर्न हुआ या माचिस दिखाई और वो एकदम धमाके से जो है वो ब्लास्ट हो जाता है और लोग जल जाते हैं। इलेक्ट्रिक वर्कर्स जो कि मशीनरी पे काम कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे काम कर रहे हैं, दे आर ऑल अनप्रोटेक्टेड। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो पोल पे काम कर रहे हैं, ज़रा सा भी शॉक लगा तो वो एक रिफ्लेक्स के तौर पे उन्होंने विड्रॉ किया, और विड्रॉ करके वो
40 फुट नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गए, तो ऑल्सो अलॉन्ग विद दी बर्न्स दैट दे मे हैव, फ्रैक्चर्स अलग हो जाते हैं और क्रिटिकल इंजरीज जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, लेकिन लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी जो मुख्तलिफ अक़साम होती हैं बर्न्स की, उस पर भी बात की थी और उसके इलाज पे भी बात की थी। आज अगर ज़रा उससे एक कदम अगर आगे चलें और एक इसके स्लाइटली नए पहलू पे बात करें, और वो ये है कि जब बर्न्स हील हो जाते हैं तो जो उसके निशान रह जाते हैं, जो स्कार रह जाता है, इसका क्या ख़ास तौर पे अगर किसी के चेहरे पे हैं या जिस्म के ऐसे वाज़े हिस्से पे हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा हो, छुपा हुआ हिस्सा हो तो चलें कपड़ों से ढक जाता है, तो और ख़ास तौर पे ख़वातीन वगैरह के सिलसिले में, तो स्कार्स जो होते हैं, बर्न्स के स्कार्स, इसका क्या करते हैं? अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको थोड़ा सा तफसील से जी जी बिल्कुल, एलेबरेट करूं। इसमें ये होता है कि जैसे बर्न्स हुए और बर्न्स जो हैं वो थोड़े गहरे हैं तो उससे निशान तो पड़ते ही पड़ते हैं। इसके साथ साथ एक और भी बड़ा अहम पहलू है, वो ये है कि अगर बर्न किसी जॉइंट सरफेस पे हुआ है या अक्रॉस ए जॉइंट हुआ है तो आमतौर पर लोग जो हैं या ज़्यादातर लोग जो हैं वो डॉक्टरों से मदद हासिल नहीं करते, वो हकीमों के पास या क्विक्स के पास जाते हैं और क्विक्स उन पर मरहम लगाते रहते हैं। लेकिन क्विक्स को ये आइडिया नहीं है कि जॉइंट का ट्रीटमेंट या हाथ की उंगलियों का ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए। डॉक्टर साहब सॉरी, आपको ज़रा रोकना 1 मिनट करना पड़ेगा, इसलिए कि कॉलर आ गए हैं लाइन पे, तो उनका सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हेलो जी, सलाम। वालेकुम, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं? मैं मिसेस तारिक बोल रही हूँ। जी मिसेस तारिक, कहाँ से फोन कर रही हैं? मैं डिफेंस कराची से बोल रही जी हूँ। फरमाइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरी बॉडी में टेंडेंसी है केलॉइड्स बनने की, डॉक्टर साहब। ओके, वो व्हाट कैन बी डन अबाउट इट टू रिड्यूस और टू गेट रिड ऑफ देम, बिकॉज इट इचेस एंड दैट मेक्स द सिचुएशन इवन वर्स। ठीक है, तो मतलब इज दिस कन्फाइंड टू यू या कि आपको एक फैमिली टेंडेंसी है, मतलब वालदा को भी था या बहन भाइयों में भी किसी को है? मेरा नहीं ख्याल और किसी को है, इट्स ओनली मी। ठीक है, ओके, हम डॉक्टर साहब से मशवरा लेते हैं। शायद डॉक्टर साहब पहले नाज़रीन को बता दें कि कीलॉइड होता क्या है और उसके बाद के कीलॉइड्स की टेंडेंसी हो तो मिसेस तारिक क्या करें? नहीं, थैंक यू मिसेस तारिक। जो एक्चुअली डॉक्टर साहब का सवाल था वो भी शायद इसी तरफ अल्टीमेटली आता, कीलॉइड्स या हाइपरट्रॉफिक स्कार्स। कीलॉइड ये होता है कि जब भी कोई ज़ख़म होता है जिस्म के ऊपर तो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है उसको हील करने की, बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो हीलिंग कंप्लीट होती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इनहिबिटर्स सिक्रीट होते हैं जो कि फर्दर हीलिंग प्रोसेस को रोक देते हैं। लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न कुछ सिचुएशंस में या कुछ इंडिविजुअल्स में या कुछ रेसेस में या कुछ जो हैं वो उसमें ख़ास सिचुएशंस में जो एक्सीडेंट की या चोट लगने की सिचुएशन है उसमें ये इनहिबिटरी मैकेनिज्म जो है ये एक्टिवेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस चलता रहता है और जो भी हील्ड स्कार होता है वो अपने साइज में बड़ा होता रहता है। इट्स एन एग्जैजरेटेड हीलिंग रिस्पांस। इट इज एन एग्जैजरेटेड हीलिंग रिस्पांस कि मतलब ब्रेक नहीं लगता सही वक्त पे। ब्रेक नहीं लगता, बट आंसरिंग हर क्वेश्चन प्रिसाइसली, there are several treatments available, but none of the treatments is guaranteed to work. The options may be tried in different individuals. तो बताइएगा जरा हमारे नाजरीन को कि क्या कर सकेंगे। बिल्कुल, अब इसमें जैसे कुछ जगहें ऐसी होती हैं जैसे मिडल ऑफ द चेस्ट है या जो है शोल्डर्स का एरिया है या नेक के पीछे का हिस्सा है या बाजू के पीछे का हिस्सा है, तो वहाँ पे आमतौर पे जो प्रोन इंडिविजुअल्स होते हैं उनके हाइपरट्रॉफिक स्कार्स या कीलॉइड बनते हैं। उसका इलाज जो है वो एक सिंपल इलाज ये है कि उसको इंजेक्ट कर दिया जाए स्टेरॉइड्स के साथ, विच इज़ इफेक्टिव क्वाइट ऑफन। दूसरा ये है कि उसको एक्साइज निकाला जाए, निकाल के स्टेरॉइड साथ साथ इंजेक्ट किए जाएँ। तीसरा ये है कि एक सिलिकॉन जेल ऑइंटमेंट होता है विच इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन सर्टन इंडिविजुअल्स। चौथा ये है कि विच इज़ अ बिट सॉर्ट ऑफ टफ ट्रीटमेंट, वो ये है कि उसको एक्सरसाइज करके और उसकी रेडियोथेरेपी की जाए। ठीक है, तो ये 3-4 मुख्तलिफ किस्में हैं जिससे कीलॉइड स्कार की प्रोडक्शन या उसके साइज को कम किया जाए। आई होप मिसेस तारिक को इससे फायदा हो। एक और कॉलर हमारे लाइन पे हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल से शायद लाइन ड्रॉप हो गई होगी।
हम बात कर रहे थे बर्न्स पे और स्कार्स पे, और आपने कहा कि कीलॉइड्स भी घूम फिर के उधर ही आ जाते। तो बर्न्स का जो स्कार रहता है, जैसे आपने कहा कि मतलब आप बात कर रहे थे कि बर्न्स की थिकनेस या कॉन्ट्रैक्चर्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर जो होते हैं उसके ऊपर। अब इसके अंदर ये होता है कि दो तरह के स्कार्स होते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्चर्स को फिलहाल या डिफॉर्मिटीज़ को जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ बर्न्स या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स की वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं, उनको अगर हम छोड़ दें और ख़ाली जो है वो स्कार्स की बात करें जो कि आमतौर पे डीपिगमेंटेड स्कार्स होते हैं। डीपिगमेंटेड स्कार्स जो हैं वो दो वजहों से हो सकते हैं। एक तो ये है कि स्किन पार्शियली डैमेज्ड है, लेकिन इन द प्रोसेस इट हैज़ शॉक्ड द मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। शॉक का मतलब ये है कि उनको जो इनिशियल ट्रॉमा पहुंचा है जिसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए मेलानिन बनाना बंद कर देंगे। मेलानिन वो पिगमेंट है जिससे जिल्द का रंग आता है, वो बनाना बंद कर देंगे, वो पिगमेंट जिससे जिल्द का रंग आता है। तो कुछ अरसे के बाद अगर वो डैमेज नहीं हुए हैं तो कुछ अरसे के बाद जब वो प्रोसेस या जो आपके जिस्म का रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस फेज से बाहर निकलेंगे। बट देन इट विल टेक 3 to 4 months, maybe 6 months before they actually start functioning normally or about normally. अब वो जब पिगमेंट बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो डॉक्टर साहब एक और कॉलर लाइन पे आ गए, सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं? जी सारा बात कर रही हूँ डिफेंस में। जी जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? ये मेरा सवाल ये है कि मेरा वेट, मैं बहुत अंडर वेट हूँ और मेरी 18 ईयर्स एज है। जी जी, मुझे गेन करने के लिए कोई मशवरा चाहिए था। आई डिडंट गेट द क्या क्वेश्चन। फिर से बताइएगा, क्या आप सवाल आपका नहीं सुना पूरी तरह? मैं बहुत अंडर वेट हूँ, बहुत स्किनी हूँ। बहुत पतली हैं? नहीं होता है। अच्छा, वेट गेन करने के लिए आप कह रही हैं? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ आपके पास तो आमतौर पे वेट कम करने के लिए लोग आते हैं, आज वेट गेन की बात हो रही है। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली not related to our topic or to my speciality, and I think we could refer the lady to somebody who specializes in मेरा ख्याल ये है कि देखें, दो तीन चीजें इसमें हैं कि वेट ना गेन करना, अगर पहली बात तो ये कि अगर आप ग़िज़ा मुनासिब खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं, और अगर आप ग़िज़ा मुनासिब नहीं खा रही हैं तो हो सकता है कि ग़िज़ा की कमी की वजह से या गैर मुनासिब ग़िज़ा की वजह से आप वेट ना गेन कर सकें। अगर आप ग़िज़ा मुनासिब ले रही हैं उसके बाद भी आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ जिनके बुनियादी आप टेस्ट करा लें। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कुछ हार्मोनात की कमी होती हैं या कुछ और चीज़ों की कमी होती है जिस्म में, जिसके वजह से वेट गेन नहीं होता है। मसलन अगर किसी का थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है या कुछ और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो अगर आप बुनियादी टेस्ट कराएंगी, एक अच्छे मुआलिज को जाके दिखाएं, वो आपके कुछ बेसलाइन टेस्ट कर लेंगे देखने के लिए कि आपका वजन क्यों नहीं चढ़ता है अगर आप मुनासिब ग़िज़ा ले रही हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को देखें और देखें कि आपकी ग़िज़ा सही है कि नहीं। एक और जो चीज़ होती है वो ये भी होती है कि इंसान ग़िज़ा लेता है लेकिन वो हज़म नहीं होती सही तरीके से या एब्जॉर्ब नहीं होती सही तरीके से या जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन भी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप किसी अच्छे मुआलिज को दिखाएं और बुनियादी इन्वेस्टिगेशंस करवा लें। कि इशारा मुझे आ रहा है कि एक और कॉलर हमारे लाइन पे हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जी, आप कहाँ से रिंग कर रही हैं, अपना नाम भी बताइए। साइला बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से कि अगर बर्न हो गया है आपके घर में तो पहली चीज क्या है जो आपको करनी चाहिए इमीडिएटली? ठीक है, अगर बर्न हो गया है तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? वेरी कॉमन कंसर्न। आई थिंक दिस अ वेरी कॉमन कंसर्न एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर जो है वो पहली चीज़ तो हमें ये करनी चाहिए कि कुछ भी हो, जो भी सूरत हाल हो, सबसे पहले टैप वाटर खोल के उस हिस्से को टैप वाटर से वॉश करते रहें और करते चले जाएं। ठंडा होना ज़रूरी नहीं है, ठंडा होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ठंडा पानी एक तो लाना निकालना और ये सब करना तो बेस्ट है टैप वाटर, क्योंकि ठंडे पानी से फिर वो खून की रगें सिकुड़ जाती हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा जब वापस आती हैं तो वो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स भी हो सकती है। तो मेन टारगेट ये है कि जो हीट या जो गर्माइश आपके जिस्म में मुंतकिल हो गई है उस गर्माइश को कम करके ख़त्म कर दिया जाए